जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंबस्शन एनालिसिस से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले पिछला लेक्चर था, उसमें हमने शुरू से लेके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंस तक पढ़ा था। कंबस्शन एनालिसिस एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, इनका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। तो एक्चुअली हम करते क्या हैं, जस्ट एक ओवरव्यू मैं यहाँ पर दूंगा। डिटेल्स जिसने पढ़नी है वो फर्स्ट ईयर की बुक से डिस्कस कर सकता है। मैंने इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैंने निकाली हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन की जाती है, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उन्हें एक फर्नेस में रखा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न होते हैं, यानी उनकी कंबस्शन होती है। और कंबस्शन की दौरान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, और जो हाइड्रोजन है ये वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन है जो कंपाउंड के अंदर होती है, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज आप ले लें, तो जो उसकी ग्लूकोज की ऑक्सीजन और जो आपने बाहर से ऑक्सीजन दी O2 वाली फॉर्म में, ये ऑक्सीजन जो हैं ये इन दोनों से मिलती हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, ये आपको पता हो कि एलिमेंट्स कौन से कंपाउंड्स में चेंज हो रहे हैं। अब जो वाटर प्रोड्यूस होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर वेपर्स को मैग्नीशियम पर क्लोरेट रखा होता है एक शेल्फ के अंदर, और ये एड्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। आप एड्जॉर्ब समझते हैं ना, यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट ये सॉलिड फॉर्म में होगा और इसकी सरफेस पर वाटर के जो वेपर्स हैं ये एड्जॉर्ब हो जाए। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और हम एक्सपेरिमेंट से पहले MgClO4 ट्वाइस का मैस रखेंगे अपने पास, और एक्सपेरिमेंट के बाद उसका मैस फाइंड कर लेंगे। तो दोनों के डिफरेंस से हमें वाटर का मैस आ जाएगा। फिर CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई, इसकी मैस कितनी है, इसके लिए हमने एक शेल्फ में रखा है 50% KOH सोल्यूशन। तो KOH सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ये इस सोल्यूशन से पास होती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड KOH के साथ रिएक्शन कर जाती है। ये एक बेस है और ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। शायद आपको आइडिया हो सबको, नहीं तो इसको याद रख लें। तो ये एसिड बेस एक तरह का रिएक्शन है, और ये इसलिए हम कहते हैं कि CO2 का KOH में आकर एब्जॉर्ब होना, ये फिजिकल नहीं बल्कि ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और K2CO3 और वाटर बनते हैं। तो इस तरह हम जो KOH है इसका भी एक्सपेरिमेंट से पहले मैथ फाइंड कर लेंगे और एक्सपेरिमेंट के बाद मैथ फाइंड कर लेंगे। तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। फिर हमारे पास फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सा फार्मूला है। मैस ऑफ वाटर जो यहाँ से हमें मिलेगा। फिर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बर्न करवाया है, मोलर मैस ना लिख देना, जितना उसका मैस आपने फर्नेस में रख के बर्न करवाया है, मल्टीप्लाई 2.16/18 मल्टीप्लाई 100। ये 2.16 वाटर के अंदर जो H2 हैं उनसे आता है, और 18 वाटर का मोलर मैस है। सो इससे हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ कार्बन लेनी हो तो हम मैस ऑफ CO2 लेंगे। बाकी सारी चीजें वही हैं। यहाँ पर मैस ऑफ कार्बन लेंगे और नीचे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये वाला मैस कौन सा है? एटॉमिक मैस है जो CO2 में होता है कार्बन का।
और ये उसका टोटल मोलर मास है मल्टीप्लाई 100। और ओ की परसेंटेज के लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं, यानी ओ कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये हम करेंगे 100%, इसमें से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह हमें परसेंटेजेस पता चल जाएंगे। फिर इंपीरिकल फार्मूला कैसे पता चलता है, इसके लिए 4 स्टेप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, बड़े आसान है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा इन पे। तो पहला स्टेप ये है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, आपको जिस भी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करना है उसके एलिमेंट्स की परसेंटेजेस आपने निकाल लेनी है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो परसेंटेजेस कंबस्शन एनालिसिस से हमने निकाल ली। तो ये एक मैं एग्जांपल है, इसको यहाँ कोट किया हुआ है। दूसरा स्टेप होता है कि हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। इसके लिए हम परसेंटेजेस को एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देते हैं। आप देखें, कार्बन की परसेंटेज जो यहाँ निकली, इसको उसकी एटॉमिक मास पे डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप है आपने मोलर रेशो फाइंड करनी। इन ग्राम एटम्स में से जो वैल्यू सबसे स्मॉलर है, ठीक है, उस पे तीनों ग्राम एटम्स की वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। ये ग्राम एटम्स की वैल्यू हमने रखी हुई है, इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1.82 से हमने डिवाइड कर दी। ये थर्ड स्टेप हो गया। तो ये एटॉमिक रेशो हमारे पास निकल आई। तो अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में आ रही है तो वेल एंड गुड, यही हमारा इंपीरिकल फार्मूला है। ये चौथा स्टेप हो जाएगा। तो इंपीरिकल फार्मूला बनेगा C3H3O। ओ के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं। और अगर ये कोई होल नंबर नहीं है तो फिर हमने इसको किसी सूटेबल नंबर से पूरी रेशो को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये एक जो है वो क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर की बुक में, जिसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो आप बुक से इसको कंसल्ट कर लेना। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज यहाँ आ जाता 1.5, फर्ज करें यहाँ 1.5 आ जाता, तो ये कोई होल नंबर तो नहीं है, इसमें तो डेसिमल आ रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1.5 को होल नंबर में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 बन जाता है। सब स्मॉलर नंबर से आपने शुरू करना है, यानी 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से चेक करना है, जिस पे भी होल नंबर बन जाए। तो ये हमारा 2 पे ही होल नंबर बन जाएगा। सो 2 से फिर पूरी रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा 6, 6 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया हुआ है, क्योंकि इसी से हमें मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसी में हमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक 4 स्टेप्स इंपीरिकल फार्मूला के। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो कल हमने पढ़ा है उसका फार्मूला है एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। और एन कैसे निकालते हैं, एन निकालने के एक तरीका है कि ऊपर आपने मोलर मास ऑफ द कंपाउंड रखनी है, ये आपको गिवन होगा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और नीचे जो इंपीरिकल फार्मूला मैथ्स है, जो अभी ऊपर इंपीरिकल फार्मूला ये निकला है, इसकी मैथ्स आपने निकाल लेनी है। बहुत इजी है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 1 है और ओ भी 1 है। इनको मल्टीप्लाई करने तो ये इंपीरिकल फार्मूला, तो ऊपर मॉलिक्यूल नीचे इंपीरिकल डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 2। इस 2 को इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये एन की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। बाजुकात इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू इसकी सो ऑन हो सकती है, लेकिन होल नंबर इसकी भी वैल्यू होती है। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज कमेंट करें। जी, तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल को ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम मोल या सिंपली मोल भी कहते हैं। और इसी तरह पहले हम ये 4 नाम देख लेते हैं, 3 नेम्स। ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और ग्राम आइन, ये टोटल 4 बनते हैं। इनको हम मोल भी कहते हैं, या ग्राम मोल भी इन सबको कहते हैं। मोल भी कह सकते हैं इन चारों को,
इन चारों को ग्राम मोल भी कहते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मोल की जरूरत इसलिए पड़ी डियर स्टूडेंट्स के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फार्मूला और आयनिक मैसेज एएमयू में होती हैं, तो बड़ी छोटी यूनिट है, इसको डील करना लेबोरेटरी में अगर आपने किसी चीज का वेट लेना है तो एएमयू में लेंगे तो वो अनकंफर्टेबल होगा। कैसे ले सकते हैं आप एएमयू में? आपने मटेरियल ज़्यादा लेना है और एएमयू अगर आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना तो आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि जितनी क्वांटिटी लेनी होती है उसके अकॉर्डिंग यूनिट यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो एएमयू तो बहुत ही छोटी यूनिट है, तो ये लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो फिर क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हमें जितना सामान चाहिए होता है तो उसके लिए हमने एक यूनिट रखी कि ग्राम वाली यूनिट जो है ये काफ़ी है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, लफ्ज मोल का मतलब होता है ढेर, बहुत सारी चीजों का ढेर। तो बहुत सारे एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का ये एक ढेर होता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान है कि जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे ग्राम एटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो उसको आप एएमयू की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो दिस इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, या 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बन, या 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है। याद रखें ग्राम एटम किसको कहेंगे, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटम। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल हम कहेंगे व्हेन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ आ, आगे क्या रखेंगे जरा ये बताएं, जल्दी कमेंट करें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट कहें या कंपाउंड कहें, जल्दी कमेंट करें जरा, शाबाश। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर की जो बुनियाद है वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में छुपी हुई है। मॉलिक्यूल किस में होता है, सब्सटेंस में, यानी एलिमेंट का भी हो सकता है कंपाउंड का भी हो सकता है। समझ गए ना? तो ग्राम मॉलिक्यूल क्या कहेंगे, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, या आप साथ में वर्ड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कह सकते हैं। ठीक है, is expressed in gram, this is called gram molecule, gram mole या simply mole। ग्राम फार्मूला, इसके साथ किसको लिखेंगे, ग्राम फार्मूला को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, व्हेन फार्मूला मास ऑफ एन, बताएं क्या होगा आगे, व्हेन फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट होगा, आयनिक कंपाउंड, शाबाश। नहीं बचे, फार्मूला यूनिट तो हो गया ना। फार्मूला यूनिट किस में होते हैं, आयनिक कंपाउंड में, कल मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है। शाबाश। तो व्हेन फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जिस बच्चे को ये क्लियर ना हो वो मेरा कल का लेक्चर सुन ले। ठीक है, उसको डिटेल से जहां आएगा ना फार्मूला यूनिट का टॉपिक, वहां आप सुन लें। जो भी चीज आपको आगे तंग करे आपने वो पिछले लेक्चर से उसको रिवाइज कर लेना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। व्हेन फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। ठीक है, इसकी एग्जांपल NaCl का आप निकाल सकते हैं, उसका NaCl Na23 और Cl35.5, तो टोटल कितना हो गया, 58.5। तो 58.5 ये है फार्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसके साथ लगा देते हैं ग्राम, तो ये क्या कहलाएगा, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, या 1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एएमयू के साथ आप ग्राम लगा देंगे तो वो 1 आएगा, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला, या 1 ग्राम आयन।
इसकी क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन आयनिक मास ऑफ, ये ग्राम आयन है ना, तो व्हेन आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशी, ठीक है। इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि व्हेन आयनिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ना ना, गलत हो जाएगा। व्हेन आयनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस, गलत हो जाएगा। व्हेन आयनिक मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, गलत हो जाएगा। आयनिक मास आयन का होता है, ठीक है। तो जैसे CO2 है, CO3 2 नेगेटिव है, कार्बोनेट आयन। तो इसका मैथ देखें कैसे निकालेंगे। C12 और O हो जाएगा 16 × 3 48, तो टोटल हो गया 60। जब आप मैथ निकालते हैं तो चार्ज को नहीं देखते, जब आप मैथ निकालते हैं तो चार्ज को नहीं देखते। तो टोटल 60 हो गया। इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 1 ग्राम आयन। तो डी स्टूडेंट, इज इट क्लियर? अब याद रखें कि हम इन चारों के ऊपर, मैं एक जनरल बात करने लगा हूं, ध्यान से आपने सुनी है, मैं रिपीट कर देता हूं। इन चारों के ऊपर एक जनरल बात करने लगा हूं, ध्यान से सुनना है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला एंड ग्राम आइन। तो इसमें हमने ओवरऑल ये पढ़ा कि हम ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसको एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो दिस इज कॉल्ड ग्राम एटम। और इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल का हमने डिफाइन किया कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इस तरह ग्राम फार्मूला के लिए हमने कहा व्हेन फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड 1 ग्राम फार्मूला। और ग्राम आयन का हमने कहा व्हेन आयनिक मास ऑफ एन आयन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेट के लिए आया 60 ग्राम, तो ये हो गया इसका 1 ग्राम आयन। अगर मैं आपको कहूं कि 90 ग्राम कार्बोनेट आयन आपके पास हो, तो वो कितने ग्राम आयन बनेंगे? या मैं कोई और वैल्यू दे देता हूं, तो उसका फिर फार्मूला ये है कि मैस ऑफ, मैस इन ग्राम ऑफ दैट आयन, और नीचे होगा उसका आयनिक मैस। आयनिक मैस भी इसको कह सकते हैं, इसको आप उसका 1 ग्राम आयन का मैस भी कह सकते हैं, इसको इसको उसका 1 मोल का मैस भी कह सकते हैं, जो नीचे है, ठीक है। सो क्या होगा, हम 90 ऊपर रखेंगे जो मैस इन ग्राम है, और नीचे आयनिक मैस। मैंने आपको बताया आयनिक मैस किसको कहेंगे, वही जो 1 ग्राम आयन की मैस है। इसको 1 मोल की मैस भी कह सकते हैं, इसको मोलर मैस भी कह सकते हैं, यानी 60। ये नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा, पॉइंट में है या जैसे भी है, दैट इज इसका नंबर ऑफ ग्राम आइंस। ठीक है। तो अब जल्दी से मैं क्वेश्चन करता हूं, आप लोगों ने मुझे आंसर देना है कि आप, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है, ये आप सबको पता है, वो 18 होता है। तो अगर हमारे पास वाटर हो 36 कर लें, तो उसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करें, शाबाश। 36 ग्राम वाटर हो तो हम उसको कितने उसके ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे? 2। कैसे फाइंड करना है? एक तो फार्मूला आपको बता दिया है कि मैस इन ग्राम, यानी 36 ग्राम, वो ऊपर, और नीचे उसका मॉलिक्यूलर मैस 18, डिवाइड कर दो। तो एक तरीका सीधा सीधा भी होता है कि 18 ग्राम 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, तो 36 ग्राम 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह शॉर्टकट अगर आप कोशिश करें, आपको वो भी आनी चाहिए। तो
ओवरऑल हम मोल को फिर बच्चों यूं डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सी इकट्ठी डेफिनेशन कर लें कि व्हेन एटॉमिक मास, molecular mass, formula unit mass, ionic mass of a substance is expressed in gram, तो दिस इज कॉल्ड मोल। और वो जो मोल की मैस होगी उसे कहेंगे मोलर मैस। ठीक है, जैसे ये कार्बोनेट की मोलर मैस है क्योंकि इसके एक मोल की मैस है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड की है, ये कार्बन की है मोलर मैस। याद रखें, मोल का रिलेशनशिप होता है तीन चीजों के साथ। मोल का रिलेशनशिप है मैस के साथ, और तादाद, पार्टिकल्स की तादाद के साथ, और वॉल्यूम के साथ। एवोगैड्रो नंबर को मैंने खुद ही नहीं डिफाइन किया यहाँ पे, उसकी डिटेल नहीं बताई। तो अगर किसी को उसको डिटेल में पढ़ने का शौक हो तो वो बुक से पढ़ सकता है। ठीक है, मैं आपको आइडिया उसका दे दूंगा और यूज बताऊंगा कि वो किस तरह यूज किया जा सकता है और क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो डी स्टूडेंट, अगर हमारे पास, हम कहेंगे हमारे पास 1 मोल ऑफ हीलियम है, तो जल्दी से माइंड में लाएं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है। माइंड में लाएं जल्दी से, जल्दी 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 चलाएं, माइंड को चलाएं। एटॉमिक मास हीलियम का 4 है जी। और हीलियम एलिमेंट है ना, कंपाउंड तो नहीं है ना, ना ही आइन है। ठीक है, तो हीलियम का 4 आ गया। इस 4 को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो ये इसका 1 मोल हो गया। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि इसके 1 मोल में मैस आ गया हमारे पास। अब तादाद कितनी होगी, तो ये क्योंकि एलिमेंट है, तो एलिमेंट की एटॉमिक मैस की जब बात आएगी तो फिर हम एटम्स की तादाद को देखेंगे। ठीक है, जब एलिमेंट की एटॉमिक मैस को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आप देखेंगे फिर एटम्स को, कि एटम्स कितने हैं। तो वो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, यानी 6.02 × 10⁻23। तो इतने एटम्स ऑफ हीलियम होंगे 1 मोल में। तो देखें, आपको 1 मोल दो चीजें नहीं बता गया, 1 मोल आपको मैस भी बता गया है, 1 मोल आपको पार्टिकल्स की तादाद भी बता गया है, एटम्स की तादाद। ठीक है, और तीसरी चीज जो 1 मोल बताता है, दैट इज वॉल्यूम। बच्चों याद रखें कि अगर कोई गैस है, उसका 1 मोल है आपके पास एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट ईयर की बुक पे लिखा हुआ है। डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है, ये बात मुझसे ले जाएं, याद रखें। डेसीमीटर क्यूब और लीटर में कोई फर्क नहीं है, सो इसको आप लीटर भी कह सकते हैं। ये नो एग्जाम में लीटर आए, आप कहें जी बुक पे तो डेसीमीटर क्यूब, पता नहीं इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो इसको नोट करें, याद रखें। तो 22.414 ये लीटर इसका वॉल्यूम बनेगा। तो 1 मोल से तीसरी चीज हमें क्या पता चली? वॉल्यूम। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मोल्स ऑफ हीलियम है, तो इसमें मुझे बताएं, बाकी चीजें आप निकाल लेंगे? 2 मोल्स ऑफ हीलियम का मैस निकाल लेंगे, 2 मोल्स ऑफ हीलियम का एटम्स निकाल लेंगे, 2 मोल ऑफ हीलियम का वॉल्यूम निकाल लें। मल्टीप्लाई कर देना, शाबाश, मल्टीप्लाई कर देना है, वेरी गुड। तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, दिमाग को एक्टिव रखना है, बत्ती दिमाग की जला के रखनी है। तो क्वेश्चन है आपसे, मैं अब मोल नहीं दे रहा, मैं आपको दे देता हूं मैस।
6 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, जल्दी से इसका वॉल्यूम निकाल के बताओ। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू बता दो, अगर जल्दी से शाबाश। 6 ग्राम ऑफ हीलियम, वॉल्यूम क्या होगा? चलाएं दिमाग को, चलाएं, शाबाश, जल्दी जल्दी चलाएं। डियर स्टूडेंट्स, का आंसर 33 के करीब आएगा। तो इसका तरीकाकार यह है कि आप मोल फाइंड कर लें, तो आपको पता चलेगा कि आ, जो 1 मोल है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, ये फिक्स्ड है। तो 1.5 मोल बनेंगे, उसका कितना होगा? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुश्किल था? मुश्किल था या आसान है? जल्दी करें, शाबाश। ये स्टूडेंट्स समझ आ गई कि ये चारों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, एक भी चीज आपको पता चलती है तो बाकी चीजें आप उनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए आप एम कैट ई कैट की कोई बुक ले लें, और सॉफ्ट फॉर्म में ले लें, हार्ड फॉर्म में ले लें, या एमसीक्यूज की कोई भी बुक आपके पास एफएससी की मौजूद है, या आप गूगल से लिख लें, गूगल पे लिख लें एमसीक्यूज अबाउट मोल, तो उस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं, ध्यान से सुनिए बच्चों ये बात। ये तो था एलिमेंट। अगर मैं यहां कोई कंपाउंड रख देता हूं, सपोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, हम सिंपल सी एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं। मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ वाटर, तो जल्दी से मुझे बताएं मैस कितना आएगा? कमेंट करें, शाबाश। 1 मोल ऑफ वाटर, मैस कितना होगा? 18। 1 मोल ऑफ वाटर, उसमें एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल ऑफ वाटर में हम एटम्स कहेंगे या मॉलिक्यूल्स कहेंगे? मॉलिक्यूल्स, शाबाश, क्योंकि वाटर की क्या ले रहे हैं? मॉलिक्यूलर मैस ले रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ आ गई? चीज के बदलते ही ये चीज बदल जाएगी। एलिमेंट होगा एटम्स, कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूलर एलिमेंट भी हो तो भी वो यहाँ मॉलिक्यूल आ सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ मॉलिक्यूल फिर आएंगे, और अगर यहाँ आयनिक कंपाउंड होगा तो यहाँ फार्मूला यूनिट्स आएंगे। और अगर यहाँ सिर्फ आइन होगा, जैसे कार्बोनेट आइन कह लें, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आइन, तो फिर उसमें एवोगैड्रो नंबर आइंस आ जाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बड़ी सोच समझ के सिलेक्ट करके आपको दिखाई है। ठीक है, और वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम का कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि वाटर गैस नहीं होती रू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, लिहाजा वॉल्यूम का वाटर से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, एक और बात, सिंपल सा ये क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर में, वो ये है कि अगर वाटर के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो एटम्स कैसे निकल सकते हैं? 1 मोल ऑफ वाटर में हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटम्स निकाल सकते हैं। आप हाइड्रोजन एटम्स निकाल लोगे, किस रिलेशनशिप से निकालोगे? कि 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई 2 कर देना है, तो एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई 2 कर दें। शाबाश।
शाबाश। और ऑक्सीजन एक होगा, शाबाश। और बॉन्ड्स दो होंगे, शाबाश। और अगर आपसे कहे कोई कि 1 मोल वाटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, निकाल लोगे? समझ आ गई कैसे निकालोगे? कोई सवाल बदल दे फर्स्ट ईयर से, थोड़ा सा हट के पूछ ले तो डर नहीं जाना, अप्लाई करना है वही तरीका जो आपने पहले एटम्स के लिए किया है, बॉन्ड्स के लिए किया है, वही तरीका इलेक्ट्रॉन्स के लिए करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मॉलिक्यूल में? 10। 8 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के। एक मॉलिक्यूल में 10 हैं, तो एक मोल में कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर से, शाबाश, मल्टीप्लाई कर 6.02 10⁻24 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर। देखो मैंने सादा सी बात से एक सवाल बना दिया, और आप इस आपको सोचना पड़ा होगा इस पे। ठीक है, इस तरह के बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टिक्योमेट्री, the branch of chemistry that deals with quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट्स की कितनी बनेगी, या प्रोडक्ट्स की इतनी बनानी है तो रिएक्टेंट्स की कितनी चाहिए, इस तरह की चीजों को डील करती है स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री में हम 3 अजम्पशंस लेते हैं। कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, ये हम अज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं, वैसे हो जाता है रिएक्शन के दौरान। ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये बात मेरी नोट कर लें, लिख लें कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बच ही जाता है। सो हम इज्यूम कर लेते हैं कि भाई तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और तीसरी चीज हम करते हैं कि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस पर स्टिक्योमेट्री अप्लाई नहीं होती। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस पर स्टिक्योमेट्री अप्लाई नहीं होती। ये होगी इसकी assumptions। अब इसमें 2 लॉज फॉलो होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये हैं कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने वाटर की एग्जांपल दी है, तो उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक खास रेशो होती है बाय मास। तो जब भी वाटर बनेगा तो वाटर का जो, अगर इसका 1 मोल की अब बात कर लें तो 18 ग्राम है, तो उसमें से 2 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे और 16 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे। ये कंफर्म है, ये लॉ है। तो सिंपल रेशो करें तो 1:8। तो हम कहेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स की रेशो बाय मास कितनी है, 1:8। तो ये रेशो हमेशा डेफिनेट होती है। तो किसी भी कंपाउंड के लिए ये बात ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप ये है मैस 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 मोल, मैस वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, मोल मोल रिलेशनशिप। इससे क्या मुराद है? सिंपल है, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि अगर आपको मोल दिए हों बैलेंस्ड इक्वेशन में, किसी भी सब्सटेंस के मोल दिए हों, तो आप दूसरे सब्सटेंसेस के वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। आपको वॉल्यूम दिया हो तो आप मोल फाइंड कर सकते हैं। ठीक? इस तरह ये सारे रिलेशनशिप मौजूद हैं। तो मैस मैस का, मैस मोल और वॉल्यूम, ये तीनों चीजें चेंज हो सकती हैं। मैस मैस हो सकता है, मैस मोल हो सकता है, मैस वॉल्यूम, इसी तरह बाकियों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। How many moles of CO are produced from 0.9 mole of O2 in the reaction? Dear students, जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात आएगी
ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है, रिलैक्स होके सुनना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जब बात आएगी, तो अगर आपको एक चीज का मोल दिया है और दूसरी का भी मोल पूछा है, जैसे यहां पर है, तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन पर आओ। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अगर ना बैलेंस दी हो तो खुद बैलेंस कर लेनी है। ये इक्वेशन आपको बता रही है 1 मोल ऑफ O2। देखो O2 के पीछे 1 है, 1 ही है ना, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 से CO कितना बन रहा है, इक्वेशन आपको क्या बता रही है, 2 बन रहे हैं। तो 1 मोल O2 से 2 मोल CO बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर 0.9 से कितने बनेंगे, 1 से 2, यानी 1 से डबल हो रहा है। 1 से 2 बन रहे हैं, तो 0.9 से कितने बनेंगे, तो हम 0.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर, क्या आपने याद रखना है। अगर ऐसे नहीं तो मैं एक रिलेशनशिप बता देता हूं, वो जरा ध्यान से देख लें। ये स्टूडेंट्स ध्यान से देख लें। आपने यूं करना है कि 1 या जितना भी हो, ये है एक चीज। ये जो बात मैं बताऊंगा ये आपने हमेशा के लिए हर चीज पर अप्लाई करनी। यानी एक चीज आपको दी हो, दूसरी मालूम करनी है, तो ऐसे करना है। जैसे ऊपर भी था कि इतना मोल हो तो इतना मैस है, तो इतने मोल हो तो कितना मैस होगा, इस तरह की। तो हर एक चीज पर आपने ये फार्मूला मैं एक बार बता रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टेक्निक है तो वो भी ठीक है, वो आप कर लें। तो देखें, O2 जितना भी हो, ये 1 है आपके पास, तो CO बैलेंस इक्वेशन आपको बता रही है CO कितने हैं, 2। इसके बाद आपने लिखना है कि O2 है 0.9, तो CO कितना है, इसको क्या लेना है, X, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ, इस तरह कर देंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 × X, और ये आ जाएगा 2 × 0.9। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.8। इजी हो गया ना। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी ठीक है, इट्स ओके। लेकिन डायरेक्ट में एक मसला आता है। वो मसला क्या आता है, अगर मैं आपको, अगर सपोज ऐसा होता कि O2 2 होते और ये 3 होता, और आपसे कहा जाता O2 अगर 5 है, तो फिर बताएं CO2 कितने होंगे। तो ये तरीका उसके लिए बड़ा फिट हो जाएगा, ठीक है। 2 × X, 5 × 13, फिर 2 को इधर लाके डिवाइड कर दें। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, पल्ले बांधना है, ये फीमेल का खासतौर पर मसला है, मेल कर लेते हैं। अगर आपको एक चीज दी हो, दूसरी फाइंड करनी है, ये रेशो लगानी है। और भी मेथड हैं कि पहले आप 1 फाइंड कर लें फिर आगे चलें। तो आपको जो सूटेबल लगे आप वो करें। तो ये तमाम मेथड से मुझे इजी लगता है। ये स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास है, मैथ्स दे दूं मैं आपको मैथ्स दे दूं, मैं आपको कहूं कि अब बताओ कि 16 ग्राम O से CO कितनी प्रोड्यूस होगी, कितने ग्राम प्रोड्यूस होगी, या कितने मोल प्रोड्यूस होगी।
तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप उस ग्राम को मोल में चेंज कर लें और मोल से मोल फाइंड कर लें, जैसे हमने अभी किया, और फिर इस मोल को मैस में चेंज कर लें। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप मैस को मैस से कंपेयर कर लें। कैसे? ये क्वेश्चन आपको बता रही है कि O2 का कितना मैस है। देखो ये 1 मोल है ना, तो ये 32 बनेगा। 32 O2 है, तो CO कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 12 और 16 28, और ये 2 मोल हैं, तो 28 और 2 56 मोल। तो अब मैंने आपको बताया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन हो तो CO कितना बनेगा, तो यही फार्मूला लगाना है। और ठीक है, दिमाग चल रहा है, ठीक है बात। शाबाश, ऐसे करना है, मैथ्स निकल आएगा। और अगर मोल पूछे हो, एक का मैथ्स दिया हो दूसरे के मोल पूछे हो, तो क्या करो, जिसका मैथ्स दिया है उसको मोल में चेंज कर लो और फिर कंपेयर कर लो। ठीक है। अब देखो मेरा क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा चेंज करने लगा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है, और फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 16 ग्राम O2 है, तो बताएं CO कितने वॉल्यूम बनेगा? CO का वॉल्यूम कितना बनेगा? मैंने वॉल्यूम पूछ लिया है, और मैं कहूं साथ में कंडीशन दे दूं एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो आप क्या करोगे? मुश्किल में पड़ गए हो। 16 ग्राम O2 है, तो प्यारे बच्चों CO का वॉल्यूम निकालो, दिमाग चलाओ। चल रहा है दिमाग? आराम से बात सुने, देखें कितनी आसान सी बात मैंने आपसे पूछी है। आपने कहना है जी O है 16 ग्राम, ठीक है। आप बच्चों इसके निकालने मोल। 16 ग्राम O2 का मोल बनेगा 0.5। ये पता है सबको? ये O2 है बच्चों, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 नहीं है, 32 ग्राम है। ये O2 के मोल पूछ रहा हूँ, O के नहीं पूछ रहा। अगर O के पूछूं तो वो 1 मोल है, ठीक है। अगर मैं आपसे O2 पूछूं कि ये O2 16 ग्राम है, इसके मोल निकालो, तो वो फिर 16 को 32 पे डिवाइड करोगे आप, तो 0.5 आ जाए, मोल निकला है। इससे आप बच्चों सीधा सीधा CO के मोल निकाल लो। ये मैंने आपको तरीका बताया, बस मोल निकला है तो मामला ही हल हो गया। एक मोल में 22.414 है, 22.414, तो इसका एक मोल ही आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर ये 0.5 हो तो ये 1 मोल निकलेगा। आप इस तरीके से निकाल लें, तो 1 मोल में कितना आएगा? 22.4। सपोज ये 2 निकल आता, ये 2 निकला था, तो फिर हम कहेंगे 1 मोल में 22 है, तो 2 मोल में 44 हो जाएगा। तो आसान सी बात थी बच्चों, माइंड को थोड़ा देखना है कि मैं वॉल्यूम को मैथ से कैसे लिंक कर सकता हूँ। कि मुझे मैथ O2 की दी है, तो मैं उससे O2 का मोल निकाल लूं ताकि मैं CO के मोल निकाल लूं, और जब CO के मोल निकल आए तो उसका वॉल्यूम भी निकल आएगा। कहाँ से निकलेगा? ऊपर पढ़ के आए हैं, कहीं दूर नहीं है, ठीक है। तो ये था स्टिक्योमेट्री। अब आप लोग ब्रेक ले लें, ब्रेक आपको मिलेगी 7:15 तक, ठीक है। और जल्द अज जल्द नमाज पढ़ के
तो वापस आ जाए 7:15। ये स्टूडेंट्स टाइमिंग का मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ी सी टाइम शिफ्ट करेंगे, कोई 7:30 के करीब ले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। और 7:30 से कोई 9 के करीब हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो 9-9:15 तक हम क्लास एंड कर दिया करेंगे, ताकि ईशा की नमाज तो फिर बाद में भी पढ़ी जा सकती है, जबकि मगरिब की नमाज का टाइम कम होता है। अच्छा, यही टाइम बेस्ट है। चलें, कोई नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़। मैं आपको बता दूंगा, मुझसे आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट क्योंकि कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन रुक जाता है, फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है, या यूं कह लें कि प्रोडक्ट की कितनी मिकदार बनती है ये उसको कंट्रोल करता है। इसका वजूद होता है तो रिएक्शन चलता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है। ये कंज्यूम हो गया तो प्रोडक्ट बनना खत्म हो गया। बुक में एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास 30 कबाब हों और 58 स्लाइसेस हों, तो बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो जब हम सैंडविच बनाते हैं तो हमें एक कबाब और दो स्लाइस चाहिए होते हैं, तो एक सैंडविच बनता है। ठीक है, तो आप लगाते जाएं एक एक कबाब के साथ दो दो स्लाइस लगाते जाएं, दो दो स्लाइस लगाते जाएं, आप देखेंगे कि 29 कबाब्स के साथ 58 स्लाइसेस यूज हो गए। तो एक कबाब अभी भी मौजूद है। तो कंज्यूम कौन हो गए? स्लाइसेस। बेशक इनकी तादाद यहाँ ज्यादा है, देखने में ज्यादा है, लेकिन फिर भी कम पड़ गई। ओके। तो दिस तो ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो तादाद में कम होगा वो हमारा लिमिटिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तादाद में ज्यादा है, अगर वो कंज्यूम भी ज्यादा हो रहा है तो फिर जारी बात है उसके खत्म होने के चांस हो सकते हैं। सो ये फिर जल्दी हमारे पास कंज्यूम हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है। यहाँ थोड़ा से मुराद ये नहीं कि दूसरे के लिहाज से थोड़ा, यहाँ थोड़े से मुराद ये है कि जितना चाहिए था उतना नहीं है, उस लिहाज से थोड़ा है। अभी दूसरा रिएक्टेंट पड़ा हुआ है और ये खत्म भी हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का तरीका, बुक पर जो तरीका है डी स्टूडेंट, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये तरीका मुझे ज्यादा इजी लगता है, और क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं उसमें इजीली हम इसको यूज करके तो बड़ी जल्दी लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है, समझ लें। और हमारा टाइम भी बचेगा। उधर तो एक एक सेकंड एग्जाम में हमें चाहिए होता है। सो मैंने ये एक तरीका निकाला है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपको कोई रिएक्शन दिया जाए, उसमें अमाउंट्स दे दी जाए रिएक्टेंट्स की, और आपसे कहा जाए भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो, तो आपने क्या तरीका लगाना है? बैलेंस्ड इक्वेशन देखनी। क्या देखनी है? बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो NaOH और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो हमने बैलेंस करने के लिए इसके साथ यहाँ हाफ लगा दिया हुआ है। बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज, सी दी रेशो ऑफ मोल्स या मोलर मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपको मोल दिया है तो आप मोल की रेशो देख लो, अगर आपको मैस दिया है तो फिर मैस की रेशो देख लो। ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम 1 मोल और वाटर 1 मोल, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की मैसेज हमने देख ली। ठीक है जी, आगे हम आते हैं। कहता है नोट द रिएक्टेंट विच हैज कंज्यूम्ड। उस रिएक्टेंट को नोट कर लें एज लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो चुका है। ये 3 स्टेप है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 23 ग्राम सोडियम है और 36 ग्राम वाटर है, मैं इसको मोल में लिख लेता हूँ। 1 मोल सोडियम है और 2 मोल वाटर है, तो बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ कौन है? आपको क्या अमाउंट्स गिवन है? 1 मोल ऑफ सोडियम, वाटर की कितनी है?
2 मोल। तो आपने रेशो देखी कि 1 मोल सोडियम के लिए 1 मोल वाटर चाहिए। तो यहाँ आपको 2 मोल वाटर दिया गया है, तो सोडियम 1 मोल दिया है। तो 1 मोल सोडियम तो 1 मोल वाटर के साथ कंज्यूम हो जाएगा, तो पीछे 1 मोल वाटर रह जाएगा और सोडियम कंज्यूम हो चुका होगा, सोडियम खत्म हो चुका होगा। तो सोडियम हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, रेशो देखनी है रिएक्टेंट्स के मोल्स की, रेशो देखनी है कितनी रेशो से एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं। फिर देखना है जो आपको अमाउंट दी गई है, ये अमाउंट दी गई है, इस पर वो रेशो अप्लाई करके देख लेना है। 1 मोल के लिए 1 चाहिए, तो आपको दिया कितना है, 1 मोल के साथ 2 मोल दिया है, तो दूसरा मोल बच गया ना, तो वाटर बच गया, तो खत्म कौन हो गया, सोडियम। समझ गए। तो आसान है, अगर आप मेहनत करें, आप गाइडेंस में बच्चों चलते जाएं मेरी गाइडेंस में, तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आपने आज का लेक्चर सुनने के बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको मैंने बता दिया। फर्स्ट ईयर की बुक ले लें, उसके उसके एक्सरसाइज जो मोल से रिलेटेड है वो सॉल्व करके देख लें, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड सॉल्व करके देख लें, या गूगल पे सर्च करें, या ई कैट एम कैट की बुक ले लें, उसके एमसीक्यूज या कोई भी आपके पास एमसीक्यूज की बुक है उस पर प्रैक्टिस करें। और ये ना हो कि एमसीक्यूज को रट्टा लगाने बैठ जाना, एमसीक्यूज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, जो आपकी कमी होगी वो आपको बताएंगे और आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे कि एग्जाम में जब आपने बैठना है तो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है। आपकी बड़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ये अगर 30 के करीब हमारे चैप्टर्स हैं तो 30 टेस्ट आप दे चुके होंगे और खुद भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो एग्जाम में बैठ के एमसीक्यूज की ऐसी की तैसी आपको ना आए। डेली लाइफ एग्जांपल्स ये पढ़ लेना, आसान है, यूजेस भी पढ़ लेना। ठीक है, यील्ड पर आ जाते हैं। यील्ड कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, यील्ड बोलते हैं। अगर ये प्रोडक्ट आपने एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल करके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल की है, इसे एक्चुअल यील्ड कहेंगे। अगर सिर्फ कैलकुलेशन से प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल की है तो इसे थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे, जैसे हम स्टिक्योमेट्री में करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ऊपर किया था, आपको याद होगा अभी, कैलकुलेशन करके आप प्रोडक्ट की अमाउंट निकालते हैं स्टिक्योमेट्री से, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। हमेशा एक्चुअल थ्योरेटिकल से कम होती है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली जब परफॉर्म करता है हो सकता है वर्कर इनएक्सपीरियंस्ड हो तो वो रिएक्टेंट को जाया कर ले या रिएक्शन सही ना करवाए, उसकी उसको कंडीशंस का सही पता ना हो, एक्सपीरियंस नहीं है। फिर कुछ टेक्निक्स, जब रिएक्शन हो जाता है तो प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये वो टेक्निक्स है, तो उनमें भी प्रोडक्ट जाया हो सकता है। फिर साइड रिएक्शन एक्चुअल में हो सकता है। ठीक है, और ये स्टिक्योमेट्री में हम अज्यूम करते हैं ना कि साइड रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड हम स्टिक्योमेट्री से करते हैं और स्टिक्योमेट्री में हम फर्ज कर लेते हैं कि साइड रिएक्शन नहीं होता, लेकिन असल में क्या होता है कि साइड रिएक्शन से प्रोडक्ट की मिकदार कम हो सकती है, रिएक्टेंट कोई और प्रोडक्ट बनाने में भी जाया हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि रिएक्शन, आपको मैंने जैसे बताया कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन इनकम्प्लीट होते हैं और रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। सो एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से 4 रीजंस की वजह से कम है। परसेंटेज यील्ड एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज यील्ड आपको बताती है कि आपने रिएक्शन कितनी एफिशिएंसी से किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज फेज हमें पता हो, फेज इसको कहते हैं, अ सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। एक मैटर का ऐसा सैंपल जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो, उसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड हो, ये ना हो कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो, फिक्स्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल वाटर इन लिक्विड स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट।
दैट इज फेज। ठीक है। और वाटर इन सॉलिड स्टेट, ये भी फेज हो सकता है, यानी आइस। तो आइस में हम देखते हैं ना कि जो तमाम प्रॉपर्टीज, आप आइस को अगर एनालाइज करें तो पूरे के पूरे अगर प्योर वाटर हो तो उसमें हर जगह पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कोई और चीज मौजूद नहीं है। तो दूसरा ये कि वो सारा का सारा वाटर सॉलिड स्टेट में मौजूद होगा। सो वो भी एक फेज होगी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक सैंपल है जिसमें आइस भी है और वाटर भी है, दोनों मौजूद हैं, प्योर फॉर्म में आइस है, प्योर फॉर्म में वाटर है, लेकिन दोनों मौजूद हैं बीकर के अंदर, तो क्या ये सैंपल है और फेज है? कमेंट करो जरा, कमेंट करो जरा, दिमाग चलाओ, शाबाश। तो अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी चीनी है उसको वाटर में, अगर चीनी को पानी में डाल देते हैं और शुगर जो है, चीनी, ये नीचे बैठ जाती है पानी में, पानी लिक्विड स्टेट में है और चीनी सॉलिड स्टेट, तो ये फेज नहीं है। ये दो फेजेस हैं, एक लिक्विड वाटर वाली और एक सॉलिड शुगर वाली। लेकिन अगर आप मिक्स कर देते हैं और पूरी की पूरी शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाती है, फिर क्या होगा? पूरी शुगर वाटर में डिजोल्व हो गई, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब क्या ये एक फेज है? ठीक हो गया। तो हमें फेज से ये समझ आई कि फेज किसी एक कंपाउंड का भी हो सकता है। अगर कोई एलिमेंट है, सपोज सिलेंडर के अंदर आपने हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस डाली हुई है, एक एलिमेंट है सिर्फ, तो वो भी एक फेज है। तो फेज एलिमेंट का भी हो सकता है, फेज एक एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का भी फेज हो सकता है। यानी आप कह लें ओवरऑल एक सब्सटेंस का भी फेज हो सकता है। ठीक है। और फेज मिक्सचर को भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ शुगर सॉल्यूशन मैंने कहा। ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस हैं, शुगर और वाटर, तो ये भी एक फेज है। तो फेज सब्सटेंस भी हो सकता है और फेज मिक्सचर भी हो सकता है। मैटर की दो ही फॉर्म है ना, कल आपको पढ़ाई थी। किसी को डाउट हो तो पहला लेक्चर सुन ले। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर। ये फर्क है बच्चों, फेज और सॉल्यूशन में ये बहुत बड़ा फर्क है। फेज और सॉल्यूशन में ये बहुत बड़ा फर्क है। सॉल्यूशन मिक्सचर है। ये जो फर्क मैं बताता हूँ ना बहुत बड़ा है, ये बातें इंटरव्यू में बड़ी माना रखती हैं। इंटरव्यू में आप टू द पॉइंट बोलेंगे और मेन नब्ज पे हाथ रखेंगे। ठीक है। जो मेन डिफरेंस है चीज का वो बताएंगे, तो वो आपसे मुतासर होकर आपको मार्क्स ज्यादा देंगे। अगर आप इधर आए बाएं शाएं वाली बातें करेंगे और वो आपको खुद क्वेश्चन कर करके सीधे रास्ते पर लाएं, तो फिर वो कहेंगे कि इस बच्चे को टू द पॉइंट और एग्जैक्ट आंसर नहीं देना था, ये बच्चों को भी ऐसे ही घुमाएगा, तो उसको फिर इंटरव्यू में मार्क्स कम देते। तो सॉल्यूशन मिक्सचर है। ठीक है। फेज सब्सटेंस का भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। और सब्सटेंस कौन हो सकते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है। आप मुझे बताएं, अगर हाइड्रोजन और हीलियम गैस दोनों को एक सिलेंडर में बंद कर दें, क्या ये एक फेज है? और क्या इसे सॉल्यूशन कह सकते हैं? जल्दी कमेंट करें, शाबाश। बी एक्टिव, बी एक्टिव। फेज है और सॉल्यूशन भी इसे कह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक हो गया। माशाल्लाह, आप वो एक्टिव हो बच्चों, आप समझदार हो, बड़ी जल्दी बातें पिक कर रहे हो, और बेसिक्स आपके ठीक भी हैं, काफी हद तक ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला
बेहतर होगा। मेहनत चाहिए, बस हार्ड वर्क चाहिए, हार्ड वर्क कोई compete नहीं कर सकता। अगली बात इजी है, बाइनरी सॉल्यूशन कौन होता है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये इजी हैं चीजें। कंसंट्रेशन पर आ जाते हैं। ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, ये ऊपर रह गई है, चलें इधर ही इसको कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो मैस की फॉर्म में हो सकती है, वॉल्यूम की फॉर्म में, या मोल की फॉर्म में हो सकती है, डिजोल्व इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट्स परसेंटेज, मुझे बताएं ये परसेंटेज वगैरह समझाने की जरूरत है, इजी है ये, है ना। परसेंटेज, मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बात इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि परसेंटेज में हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है और डिजोल्व इन 100 पार्ट्स बाय मैस या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर होता है परसेंटेज में, यानी मुझे बताएं 9%, सॉरी 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का क्या मतलब है, कि उसमें ग्लूकोज कितना है और वाटर कितना है, जल्दी बताएं जल्दी। 5% ग्लूकोज सोल्यूशन में ग्लूकोज कितना है, वाटर कितना है, तो 5 ग्राम शुगर 95 ग्राम वाटर में डिजोल्व है बच्चों। 5% का ये मतलब है। टोटल सोल्यूशन कितना है, 100, तो सोल्यूशन में ग्लूकोज भी है वाटर भी है, तो 5 ग्राम ग्लूकोज है तो 95 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर नहीं है, ठीक है। 100 ग्राम ओवरऑल सोल्यूशन है बच्चों, और ml यूनिट वॉल्यूम का है। सिमिलरली आपने बाकी कर लेना है, और इसका फार्मूला याद रखना है कि इसका फार्मूला है परसेंटेज मैस बाय मैस का, कि मैस ऑफ सोल्यूट और मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और मजीद इसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये यूनिट्स के बारे में मैंने कुछ दिया हुआ है, इसको आपने याद करना हो करें, और आगे हम चलते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, ये परसेंटेज जैसा ही है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने में, वहां ऊपर कितना था 100, यहाँ कितना है मिलियन, मिलियन को 10 पावर 6 कहते हैं, मिलियन को 10 लाख कहते हैं। और फार्मूला क्या बनेगा, मैस या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नीचे अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ये मल्टीप्लाई नीचे नहीं कर देना, ये इस ओवर के साथ मल्टीप्लाई 6 लिखा होगा, 10 पावर 6, ठीक है। याद रखना है ग्राम यूनिट मैस की है, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये वॉल्यूम की होती है, गलती नहीं खानी, याद रखना है। और ये पार्ट्स पर मिलियन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये यूनिट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जरा जल्दी बोलना है, आपके ब्रेन का मैं टेस्ट अगेन लेने लगा हूं। 5% ग्लूकोज सोल्यूशन मैस बाय मैस, और 5 ppm ग्लूकोज सोल्यूशन, मैस बाय मैस ही कह लें, 5 ppm, दोनों में से डाइल्यूट कौन है, बताओ बच्चों, शाबाश, दोनों में से डाइल्यूट कौन है, कौन हुआ डाइल्यूट, 5 ppm। वजह बताएंगे, वजह, डाइल्यूट क्यों है, वजह बताएंगे।
मेहरान अली वजह बताएं, मारिया वजह बताएं, मोहम्मद सकलैन वजह बताएं, तीनों में से कोई भी, बाकी भी कोई भी बता सकते हैं। वो 1 मिलियन में, ये मैं देखो जिस बच्चे ने ये नब्ज पकड़ी है ना वो 1 मिलियन है। उसने टू द पॉइंट बात की है, उसने कहा है कि वो सोल्यूशन 1 मिलियन में। तो उधर कितना है कि 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज है सिर्फ, 5 ppm में 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज है बस। और 5% में 100 ग्राम में 5 ग्राम। तो फिर दूसरे केस में डाइल्यूट हुआ, ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, वो भी याद रखना, बिलियन, बिलियन कहते हैं 10⁹ को, बिलियन कहते हैं। तो वो इसी तरह आपने डिफाइन करना है, बस वो ये बस याद रख लेना है कि ये होता है 10⁹ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, इसकी रेशियो हमने लेनी है टू द टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। यानी ऊपर एक कंपोनेंट की, जैसे ये एग्जांपल है कि आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक सोल्यूट है ए, दूसरा सपोज सॉल्वेंट है बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का क्या मतलब होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और नीचे टोटल मोल्स, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और नीचे टोटल मोल्स, ये दोनों की रेशो, ठीक है। याद रखें जितने भी मोल फ्रैक्शन, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट है, दोनों की मोल फ्रैक्शन को जमा करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और अगर 3 कंपोनेंट हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो सबकी आप जमा करेंगे उनकी मोल फ्रैक्शंस को, तो मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल आता है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये मोल्स की रेशो है, तो मोल कट जाएंगे। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो मोल होता है, मोल वो आमतौर पर मैस के लिहाज से लिया जाता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से समझ लें मोल की तादाद में इजाफा नहीं होता, ना मोल कम होते हैं ना बढ़ते हैं। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ना ही परसेंटेज या पीपीएम मैस बाय मैस वाली, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डिक्रीज कर, हाँ वॉल्यूम वाले पे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है।